व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की इस वीडियो से हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 कणों का निकाय एवं घूर्णी गति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि दृढ़ पिंड वास्तव में होता क्या है। देखिए, दृढ़ पिंड एक प्रकार से क्या है आपका, दृढ़ पिंड एक निकाय है। क्या है आपका, निकाय है। निकाय क्या होता है, दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु, ये भी क्या है, एक प्रकार का निकाय है। ब्रह्मांड में जो कोई भी वस्तु जिसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यदि आप मेरे बारे में अध्ययन करें तो मैं आपका बन जाऊंगा निकाय। यदि आप इस बोर्ड के बारे में अध्ययन करें तो ये बोर्ड बन जाएगा आपका निकाय। यदि आप इस वस्तु के बारे में अध्ययन करें तो ये बन जाएगा आपका निकाय। तो ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी हिस्सा जिसके बारे में आप अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका निकाय कहलाता है। तो दृढ़ पिंड जो है एक प्रकार का क्या है, आपका निकाय है। एक प्रकार का क्या है, आपका सिस्टम है। निकाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। दृढ़ पिंड एक प्रकार का निकाय है जिसमें जो कण रहेंगे उनके मध्य की दूरी कैसी रहती है, नियत रहती है। कैसी रहती है, नियत रहती है। नियत रहती है। जैसे कि यदि हम बात करें आपकी इसकी, जैसे हम बात करें इसकी, माना आपका जो एक कण है वो कैसा है, यहाँ है। देखिए, ये जो आपका डस्टर है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। यहाँ एक कण होगा, यहाँ भी 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 एक। इसी प्रकार से ये जो पूरा डस्टर है आपका वो किससे मिलकर बना है, कण से। उसी प्रकार यदि हम ये भी बात करें तो यहाँ पर भी एक छोटा सा कोई कण होगा, यहाँ पर भी होगा। इसी प्रकार ये पूरा क्या बना है, कण से मिलकर बना है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये भी क्या एक प्रकार का आपका दृढ़ पिंड। अब कैसे, यदि हम बात करें इस आपके डस्टर की बात करें तो यहाँ एक कण होगा और यहाँ भी क्या होगा, एक कण होगा। इनके मध्य की दूरी अभी कितनी है, इतनी है। इनके मध्य की दूरी दो कण, यहाँ भी उपस्थित होगा कण, यहाँ पर संपूर्ण में होगा। लेकिन यदि हम केवल दो ही कण की बात करें, ये वाले कण की और एक ये वाले कण की, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो कणों के मध्य की जो दूरी रहेगी वो सदैव नियत रहेगी। यदि मैं इसके ऊपर ऐसा आपका क्या आरोपित करूं, बल भी आरोपित करूं, ऐसे यदि मैं इसमें बल भी आरोपित करूं तो इनके मध्य की दूरी कम नहीं होने वाली है। यदि मैं इसे खींचू भी तो ये खिंचाने नहीं वाले, अर्थात इनके मध्य की जो कण के मध्य की जो दूरी है वो कैसी रहेगी, नियत रहेगी। किंतु यदि मैं बात करूं इससे, जैसे कि इस रबर की बात करें तो देखिए, हम मान लेते हैं इस रबर का एक, ये भी जो रबर है वो किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर ही बना है। तो यहाँ भी एक कण होगा आपका और यहाँ भी एक कण होगा। इनके मध्य की दूरी भी कितनी है, इतनी है। अब यदि मैं इसे खींच लूं तो क्या होगा, इनके मध्य, पहले कण के मध्य की दूरी कितनी थी आपकी, इतनी थी। अब जैसे मैंने इसे खींचा तो कण के मध्य की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये आपका दृढ़ पिंड नहीं है। दृढ़ पिंड क्या होता है, ये एक प्रकार का निकाय है। ये भी क्या आपका प्रकार का एक निकाय है। लेकिन और एक शर्त होती है कि उनके मध्य जो कण रहेगी उनके मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड, ये प्रत्येक कण से मिलकर बना है। केवल इस कण और इस कण की बात करते हैं। इस कण और इस कण के मध्य की जो दूरी है वो कभी नहीं बदलने वाली। हम मैं चाहे इसको कितना ही बल लगाओ, इसको अंदर की ओर करूं या बाहर की ओर करूं, इनके मध्य की जो दूरी है वो कभी भी नहीं बदलने वाली है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी निकाय जिनके मध्य, जो दो कणों के मध्य की जो दूरी है वो सदैव नियत रहती है, क्या कहलाता है, आपका दृढ़ पिंड कहलाता है। ये बोर्ड आपका दृढ़ पिंड है, डस्टर आपका दृढ़ पिंड है। यदि आप मार्कर देखें तो ये भी दृढ़ पिंड है। यदि हम इसका ये वाला, ये भी बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। यदि हम इस कण की बात करें, इस कण की बात करें तो इनके मध्य की दूरी अभी इतनी है। अब यदि मैं इसमें बल भी लगा देता हूँ फिर भी दूरी इतनी रहेगी। इसे मैं खींचता हूँ तो भी दूरी नहीं बदलने वाली। तो मतलब कि इनके मध्य की दूरी क्या होती है, नियत होती है। ये भी क्या आपका दृढ़ पिंड। तो दृढ़ पिंड क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिनके कणों के मध्य की दूरी कैसी होती है, आपकी नियत होती है। कणों के मध्य की दूरी क्या होती है, नियत होती है। वो क्या कहलाता है, आपका दृढ़ पिंड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आपका दृढ़ पिंड कहलाता है। तो समझ में आया कि दृढ़ पिंड क्या होता है। अब हम बात करेंगे आपकी घूर्णी गति के बारे में। किसके बारे में, घूर्णी गति के बारे में। देखिए, जो आपकी घूर्णी गति होती है, जो आपकी घूर्णी गति होती है वो क्या होती है, माना आपका ये कोई कण है, ये आपका कण है और यह कौन सी गति कर रहा है, आपकी वृत्तीय गति कर रहा है। ये हो गया सूरज का केंद्र। आप सभी ने वृत्तीय गति के बारे में जानते हैं, अध्याय 4 में हमने पढ़े थे वृत्तीय गति के बारे में। तो जब भी कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। और ये आपका एक कण हो गया जो कि आर त्रिज्या की
जो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, r है। इस r त्रिज्या के वृत्त में जो कण है आपका क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस गति को क्या कहेंगे हम, आपकी वृत्तीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, वृत्तीय गति कहेंगे। यहाँ क्या हो रहा था, आपका एक ही कण, केवल एक ही कण वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा था, तो इसे हमने क्या कह दिए, वृत्तीय गति कह दिए। अब यदि इस कण के स्थान पे हम बात करें आपके कणों के निकाय के बारे में, किसके बारे में, कण के निकाय के बारे में। यहाँ मतलब एक कण नहीं होगा, कण के बहुत सारे निकाय हो जाता है, दो से ऐसे तीन बहुत सारे क्या हो सकते हैं, यदि कणों का निकाय हो। और यदि ये वृत्तीय गति करे तो इस गति को क्या कहेंगे, घूर्णी गति कहेंगे। तो घूर्णी गति क्या होती है, यदि कोई एक कण वृत्ताकार में गति करता है, वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। लेकिन यदि कणों का निकाय, निकाय से अर्थ आप समझ सकते हो, यहाँ इस निकाय का अर्थ यहाँ पे सिस्टम से नहीं है कि आप जिसका अध्ययन करें, इस निकाय का अर्थ है आपके समूह से। किससे, समूह से। यदि किसी कण का निकाय आपका करता है वृत्तीय गति तो उस गति को क्या कहते हैं हम, घूर्णी गति कहते हैं। तो ये क्या होती है, आपकी घूर्णी गति होती है। अब देखिए घूर्णी गति मतलब, घूर्णी जो गति आपकी एक प्रकार से क्या है, आपकी वृत्ताकार गति है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम कण के स्थान पे क्या लेते हैं, बहुत सारे कणों के क्या लेते हैं, हम निकाय लेते हैं। ओके, जैसे कि यदि हम घूर्णी गति की बात करें तो घूर्णी गति एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे कि हम बात करें पंखे का चलना, किसका चलना, आपके पंखे का चलना। यदि हम बात करें आपका पंखा, तो पंखा कुछ इस प्रकार से होता है, ये हो गया उसका केंद्र, ये हो गया उसकी पंखुड़ियां, इस प्रकार से रहती है इसकी कुछ पंखुड़ियां। तो यदि हम यहाँ बात करें तो ये जो पंखुड़ियां, ये भी क्या आपका दृढ़ पिंड है। क्यों, क्योंकि ये भी बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होगी। यदि हम केवल इस कण और इस कण की बात करें तो इनके मध्य की दूरी सदैव क्या रहेगी, नियत रहेगी। आप चाहे इसे बल भी लगाएंगे तब भी इनके मध्य की दूरी नहीं होगी। तो ये जो पंखुड़ियां है वो भी क्या एक प्रकार से दृढ़ पिंड है, अर्थात पंखा भी क्या एक प्रकार से दृढ़ पिंड है। अब देखिए जो ये है, जब ये घूमना स्टार्ट होगा तो इस प्रकार से घूमेगा, अर्थात ये क्या करेगा आपकी, ये देखिए ये आपका कण था तो ये क्या कर रहा था, आपका वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा था। उसी प्रकार ये जो पंखुड़ियां है वो भी किस मार्ग में गति करे, जब ये घूमेगा तो इस प्रकार से घूमेगा तो ये क्या करेगा, आपका वृत्तीय गति करेगा। लेकिन ये जो पंखुड़ी है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होगी, अर्थात ऐसा तो नहीं कि केवल एक कण होगा इस पूरी पंखुड़ी में, नहीं, इसमें प्रत्येक में बहुत सारे कण होंगे। यहाँ इस पूरे में क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे प्रत्येक कण होंगे। अब यहाँ आपका एक कण वृत्तीय मार्ग में गति नहीं कर रहा है, आपका क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कणों का निकाय वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। तो आपका पंखा जो गति करता है उसे क्या कहते हैं, हम घूर्णी गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, घूर्णी गति कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी जो पंखुड़ी होती है, जैसे यहाँ भी पंखुड़ी भी बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है, ये वाली पंखुड़ी भी बहुत सारे कणों से मिलकर बनी। जैसे हम आपका पंखा क्या करते हैं, स्विच से ऑन करते हैं तो पंखा से घूमने लगता है। अब देखिए पंखा के साथ साथ पंखुड़ियां भी घूम रही है, पंखुड़ियां एक वृत्ताकार मार्ग में घूमती है। और चूंकि पंखुड़ियां बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है, अर्थात पंखुड़ियों में क्या है, कणों का निकाय है, कणों का निकाय है। और यदि कणों का निकाय वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो जो भी गति होती है वो कौन सी गति होती है, आपकी घूर्णी गति होती है। तो जो आपका पंखे का चलना है वो किसका उदाहरण है, घूर्णी गति का उदाहरण है। अब हम बात करने वाले हैं घूर्णी गति के गुणधर्म के बारे में, कि जब घूर्णी गति होती है तो घूर्णी गति क्या है, एक प्रकार से आपकी वृत्तीय गति है, एक प्रकार से वृत्तीय गति। बस इस वृत्तीय गति में क्या होता है, आपके कण के स्थान पे कणों का निकाय होता है। तो वृत्तीय गति कर रहा था, कोणीय वेग भी होगा आपका, साथ ही साथ आपका क्या होगा, कोणीय विस्थापन भी होगा। क्या होगा, आपका कोणीय विस्थापन भी होगा वहां, साथ ही साथ वहां क्या होगा, आपका रैखिक वेग भी होगा। तो अब हम यही देखेंगे कि आपका घूर्णी गति में कोणीय वेग का मान कितना होता है, क्या ये नियत रहता है, कोणीय विस्थापन कैसा रहता है और रैखिक वेग कैसा रहता है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम घूर्णी गति के गुणधर्म को समझने के लिए आपके पंखे का उदाहरण लेंगे। किसका उदाहरण लेंगे, पंखे का। ये हो गया उसका केंद्र और ये हो गई उसकी पंखुड़ियां। क्या हो गई उसकी पंखुड़ियां और ये हो गया उसका केंद्र। ये हो गया आपका क्या, पंखा हो गया, और ये हो गई इसकी, ये हो गया आपका पंखा
और ये हो गया उसकी पंखुड़ियां। अब ये जो पंखा है वो किससे मिलकर बने होगा, बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा। ऐसे बहुत सारे बहुत ही पार्षद कण होंगे, ये भी बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा और ये भी क्या होगा, बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा। जब ये ऐसे गति करेगा आपका, जब ये इस प्रकार से गति करेगा तो इसकी जो भी गति होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी घूर्णी गति कहलाएगी। अब हम मान लेते हैं, हम केवल बात करते हैं इस पंखुड़ी की। हम ये जो आपकी पंखुड़ी है इसमें जो प्रत्येक स्थान पे क्या होंगे, आपके ऐसे बहुत सारे छोटे 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 क्या होंगे, बहुत सारे कण होंगे और इस प्रकार होंगे। तो हम 3 कण मान लेते हैं, ये हो गया आपका पहला कण, ये हो गया आपका दूसरा कण और ये हो गया आपका तीसरा कण। ऐसे बहुत सारे कण है इस पंखुड़ी में, लेकिन हम केवल इस 3 कण को ले रहे हैं। आपका कण 1, कण 2 और इस कण को 3 को ले रहे हैं। अब जब ये पंखुड़ियां घूमेगी तो साथ ही साथ ये क्या करेंगे, कण भी घूमेंगे। जैसे आपकी पंखुड़ी इधर से इधर घूमेगी तो आपका जो कण है वो भी क्या करेंगे, इधर से इधर घूमेंगे। ये वाला भी कण क्या करेगा, इधर से इधर घूमेगा। ये वाला भी कण क्या होगा, इधर से इधर घूमेगा। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे भी कण होंगे वो ऐसे ही घूमेंगे। अब यदि यहाँ पंखुड़ी थी, अब इस पंखुड़ी ने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, घूमते 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 वापस यही आ गया। अर्थात इस पंखुड़ी ने एक चक्कर पूरा कर ली। अब इस पंखुड़ी ने एक चक्कर पूरा की मतलब कि इसके अंदर जो कण होंगे उन्होंने भी वो भी कैसे करेंगे, एक चक्कर पूर्ण कर लेंगे। मतलब कि उन्होंने भी ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे और एक चक्कर इस प्रकार से पूर्ण कर लेंगे। आपका इस प्रकार से क्या कर लेंगे, आपका एक चक्कर पूर्ण कर लेंगे। इसी प्रकार जो ये वाला भी कण होगा इस प्रकार से गति करेगा और ये भी क्या कर लेगा, आपका एक चक्कर ऐसा पूर्ण कर लेगा। इसी प्रकार से ये वाला भी जो होगा ये भी क्या कर लेगा, इस प्रकार से एक चक्कर पूर्ण करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पंखुड़ी थी इसने अपना एक चक्कर पूरा किया ऐसे घूमते हुए, तो इसके अंदर जो भी कण होंगे वो भी क्या कर लेंगे, अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेंगे। वो क्या कर लेंगे, अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेंगे। इस कण के लिए जो केंद्र होगा वो कितना होगा, हम इसे मान लेते हैं आपका केंद्र इस कण के लिए। देखिए क्योंकि ये जो कण है यदि हम बात करें तो कौन सी गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रहा है। क्योंकि यहाँ हम केवल एक कण की बात करें, किस कण की बात कर रहे हैं, केवल एक कण की बात कर रहे हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का ये जो आपको दिख रहा है ये क्या आपका वृत्ताकार मार्ग है और इस वृत्ताकार मार्ग में केवल आपका एक कण गति कर रहा है। कितने कण गति कर रहे हैं, एक कण गति कर रहे हैं। इसलिए हम ये भी जो कण है वो कैसी कर रहा है, वृत्तीय गति। और ये वाला भी जो कण आपका तीसरा है वो भी क्या कर रहा है, आपकी वृत्तीय गति कर रहा है। अब जब ये वृत्तीय गति कर रहे हैं इनका कोई ना कोई क्या होगा, केंद्र होगा। अब यदि इनका केंद्र है तो इनकी क्या होगी, त्रिज्या भी होगी। तो हम मान लेते हैं इस कण की यहाँ से जो त्रिज्या है वो कितनी है, आपकी r1 है। जैसे कि ये हो गया आपका कण 1, ये हो गया उसका केंद्र ये, तो ये है आपका कण 1, ये कण आपका 2 और ये कण आपका 3। तो इस कण की इस केंद्र से दूरी, जो ये भी जो वृत्त है, जो ये जो वृत्ताकार मार्ग है इसका केंद्र भी वही है और जो ये वाला वृत्ताकार है मार्ग है इसका केंद्र भी यही है और ये वाला जो आपका बड़ा वाला वृत्ताकार मार्ग है उसका भी केंद्र है यही है। जैसे कि ये वाले का भी केंद्र यही है, इस वाले वृत्ताकार मार्ग का भी केंद्र यही है, इस वाले वृत्ताकार मार्ग का भी केंद्र क्या है, यही है। तो हमने ये माना है कि इस केंद्र की यहाँ से दूरी r1 है, आपकी इस केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, r2 है और इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आपकी r3। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r3। तो इसे हमने मान लिया r1, इसे मान लेंगे हम r2, इसे क्या मान लेंगे आपके हम r2 मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक r2 और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मान लेंगे हम, आपकी r3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, r3 मान लेंगे। तो इस कण की त्रिज्या हो जाएगी r1 यहाँ से यहाँ तक, इस कण की त्रिज्या हो जाएगी r2 यहाँ से यहाँ तक और जो कि इस कण की त्रिज्या हो जाएगी r3। अब ये वाला जो कण है वो क्या कर रहा है, वृत्तीय मार्ग में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कौन से मार्ग में गति कर रहा है, वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। अर्थात और जब भी वृत्तीय मार्ग में गति होती है तो आपका क्या निकालते हैं हम, कोणीय विस्थापन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आपका कोणीय विस्थापन। देखिए जैसे कि आपने अपने घर से निकले और विद्यालय पहुंचे तो यहाँ से आता है आपने जो भी मार्ग तय किया वो क्या कहलाता है, आपका विस्थापन कहलाता है। अब यदि यही विस्थापन यदि मैं आपके कहाँ देखूं, वृत्ताकार मार्ग में देखूं तो यही विस्थापन आपका क्या बन जाता है, कोणीय विस्थापन बन जाता है। चूंकि यह जो आपका कण है वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो हम इसके कोणीय विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर इसके कोणीय विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर इसके कोणीय विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए ये था आपका वृत्ताकार मार्ग, जैसे कि ये है।
अब इस वृत्ताकार मार्ग में आपका एक कण उपस्थित है, एक कण उपस्थित है। इसने यहां से चालू किया, चलना स्टार्ट किया और चलते हुए विस्थापन तय कर रहा है, चलते हुए वापस अपनी पुनः स्थिति में क्या आ गया, वापस आ गया। इसी प्रकार यहाँ भी एक कण ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इसे घूमते हुए वापस एक चक्कर पूर्ण कर कहाँ वापस आ गया, अपने यहाँ पर क्या आ गया, वापस आ गया। अब इसने विस्थापन कितना तय किया, बात आती है, तो इसने विस्थापन कितना तय किया, एक चक्कर पूरा करने में जितने भी इसने दूरी तय किया वही क्या होगा, इसका विस्थापन होगा। अब ये जो विस्थापन है वो कहाँ आ रहा है, आपका वृत्ताकार मार्ग में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका कोणीय विस्थापन कहलाएगा। तो आपके कण ने एक चक्कर पूरा करने में कितना विस्थापन तय किया, 360 डिग्री किया। क्यों 360 डिग्री? क्योंकि उसने यहाँ से चक्कर चालू किया करना अपना, और एक चक्कर में जब भी एक चक्कर होता है तो कौन सा कोण बनता है आपका, 360 डिग्री। जैसे कि आपका ये, जैसे आपने चांदा देखे होंगे, यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है, केवल 180 तक की वैल्यू होती है, और यदि पूरा देखे तो क्या हो जाता है, आपका 360 हो जाता है, क्योंकि ये पूरा क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। तो इस कण ने क्या किया, आपका कोणीय विस्थापन तय किया, और कोणीय विस्थापन कितना तय किया, 360 किया, और 360 को हम 2 पाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 पाई। क्यों? क्योंकि पाई का अर्थ होता है आपका 180 डिग्री। तो इस 180 डिग्री में 2 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपका 360 मिल जाएगा। अर्थात इस कण ने जो आपका विस्थापन तय किया वो कितना किया, 2 पाई तय किया, 2 पाई कोणीय विस्थापन तय किया। उसी प्रकार ये भी जो आपका कण होगा R2, ये भी एक वृत्त में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, वृत्त में गति कर रहा है। अर्थात ये भी माना इस कण में भी यहाँ से अपनी गति चालू की और एक पूर्ण चक्र लगाते हुए यहाँ पर क्या आ गया, आपका वापस आ गया। तो इसने भी कोणीय विस्थापन कितना तय किया, 360 डिग्री किया। यदि हम इस कण की बात करें R3 की, तो इसने यहाँ से गति करना स्टार्ट हुआ और वापिस इस कण में भी आपका वृत्ताकार मार्ग में गति स्टार्ट किया और वापिस ये अपना एक चक्कर पूरा करते हुए यही आ गए। तो इसने भी कोणीय विस्थापन क्या किया, 360 डिग्री ही तय किया। इसी प्रकार कुछ भी कर ले, यदि यहाँ पर भी एक कर ले तो वो भी जब ये पंखुड़ी घूमेगी तो उसके साथ ये भी घूमेगा और कितना बनेगा, यहाँ कितना कोण बनाएगा, एक चक्कर में 360 डिग्री बनाएगा। यदि हम यहाँ भी कर ले लिए तो वो भी इसी प्रकार से कितना कोण बनाएगा, आपका 360 डिग्री कोण बनाएगा। अर्थात प्रत्येक स्थिति में जब घूमने गति होती है तो प्रत्येक स्थिति में जो आपका कोणीय विस्थापन होता है वो कैसा होता है, आपका 2 पाई होता है। अर्थात घूमने गति में आपका जो कोणीय विस्थापन रहता है वो कितना होता है, सदैव नियत होता है। वो सदैव क्या होता है, आपका नियत होता है। तो घूमने गति का पहला गुणधर्म क्या हुआ कि घूमने गति में जो आपका कोणीय विस्थापन होता है वो कैसा होता है, आपका सदैव नियत होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपके कोणीय वेग की। किसकी, कोणीय वेग की। तो बताइए कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। क्या होता है आपका, कोणीय विस्थापन बटे समय, यही होता है आपका कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। ओके, अब हमें ये देखना है कि माना यहाँ जो आपका कण था, ये पंखुड़ियां इधर से इधर की ओर घूमी और अपना एक चक्र पूर्ण करते हुए वापस यहाँ पर आ गई। तो साथ साथ यहाँ पे जो कण होगा इसमें भी एक इस प्रकार घुमा होगा, वापस आ गया होगा। अब माना ये जो आपका कण है उसने 2 सेकंड में, जैसे हमने ऑन किए तो 2 सेकंड बाद आपकी जो पंखुड़ी थी हमने ऑन किए और 2 सेकंड बाद पंखुड़ी ने इतनी तेज गति की कि 2 सेकंड बाद वो पुनः यहीं आ गई। यहाँ से हमने स्टार्ट किए तो घूमती हुई 2 सेकंड बाद वो पुनः यहाँ पर पहुंच गई। तो ये जो आपका कण है उसे भी यहाँ से लेके एक पूर्ण चक्र में भी कितना टाइम लगा होगा, 2 सेकंड ही लगा होगा। इस कण को भी अपना एक चक्र पूर्ण करने में कितना समय लगा होगा, 2 सेकंड ही लगे होगा। और इस भी कण को एक पूर्ण चक्र करने में कितना सेकंड लगा होगा, 2 ही सेकंड समय लगा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों कण है वो एक ही पंखुड़ी पर तो स्थित है। अब जब पंखुड़ी को 2 सेकंड लगा है तो यहाँ जितने भी कण है उन्हें भी कितना लगेगा, एक ही समय लगेगा। अर्थात आपका जो रहेगा समय भी क्या रहता है, आपका नियत रहता है। समय कहे या इसे आवर्त काल कहे। जो घूर्णी गति में आपके किसी कण का आवर्त काल रहता है वो भी कैसे रहता है, नियत रहता है। क्यों? क्योंकि ये पंखुड़ी जितना टाइम लगेगी उतना ही टाइम आपके कण भी लगाएंगे। जो आपके R1 जो आपका
R1 त्रिज्या का जो कण है 1, वो जितना टाइम लगेगा एक चक्र पूरा करने में उतना ही टाइम आपका ये वाला बिंदु भी लगाएगा और ये वाला कण भी लगाएगा, उतना ही टाइम ये वाला भी लगाएगा। अर्थात जो आवर्त काल रहता है आपकी घूर्णी गति में वो भी कैसा रहता है, नियत रहता है। अब यहाँ देखिए जो आपका कोणीय विस्थापन वो भी नियत हमने देखे। जो आपका आवर्त क्या है, काल क्या है, एक प्रकार से समय है, वो भी क्या है, एक प्रकार से नियत ही है। तो आपका जब कोणीय विस्थापन भी नियत, समय भी नियत, तो आपका कोणीय वेग भी कैसा होगा, नियत ही होगा। अर्थात घूर्णी गति में आपका जो कोणीय वेग रहता है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि आपका कोणीय विस्थापन भी नियत रहता है और आपका आवर्त काल भी क्या होता है, नियत होता है। और हम कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, इस ओमेगा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम मान लेते हैं इस कण का जो कोणीय वेग है वो कितना है, आपका ओमेगा 1 है। इस कण का जो आपका कोणीय वेग है वो कितना है, आपका ओमेगा 2 है। और इस कण का जो का कोणीय वेग है वो कितना है, आपका ओमेगा 3 है। अब जो होगा आपका ओमेगा 1 होगा वो किसके बराबर होगा, ओमेगा 2 के, और वो किसके बराबर होगा, आपके ओमेगा 3 के क्या होगा, सदैव बराबर होगा। क्योंकि आपका जो कोणीय वेग होता है वो सदैव क्या रहता है, नियत रहता है घूर्णी गति में। अब हम बात कर लेते हैं आपकी, यदि घूर्णी गति में कोई कण है तो उसका रेखीय वेग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। देखिए जो आपका रेखीय वेग होता है वो क्या होता है, आपका रेखीय वेग बराबर क्या होता है, आपका विस्थापन बटे समय। क्या होता है, आपका विस्थापन बटे समय, ये होता है आपका रेखीय वेग। अब देखिए यहाँ ये जो कण है आपका वो किस प्रकार से गति कर रहा है, आपका इस प्रकार से वृत्तीय गति कर रहा है। तो इसका जो भी हम वेग निकालेंगे इस स्थिति में वो कौन सा निकालेंगे, आपका कोणीय वेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोणीय वेग निकालेंगे। लेकिन यदि हम इस कण के रेखीय वेग की बात करें तो इस कण का जो रेखीय वेग होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा इस स्थिति में। यदि हम इस स्थिति में कण आपका गया तो रेखीय वेग निकालना होगा, तो यहाँ हम स्पर्श रेखा खींच देंगे ऐसी, तो स्पर्श, तो आपके इस स्थिति में जो आपका कण का रेखीय वेग हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यदि इस डायरेक्शन की बात करें तो आपका रेखीय वेग इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस डायरेक्शन की बात करें तो आपका रेखीय वेग इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस डायरेक्शन की बात करें तो आपका रेखीय वेग इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, तो हम बात उसी की कर रहे हैं कि यदि आपका कोई कण घूर्णी गति में है तो उसको रेखीय वेग में परिवर्तन किस प्रकार होता है। अर्थात जो आपका v रहता है क्या वो सदैव नियत रहता है या वह परिवर्तित होते रहता है, हम वही देखेंगे। देखिए जो आपका रेखीय वेग होता है वो क्या होता है, आपका विस्थापन बटे समय। अब बताओ इस कण ने यहाँ से चलना शुरू किया और इस प्रकार से उसने क्या किया, वापस वो जहां पे था वहीं पे क्या हो गया, पहुंच गया। यहाँ हम आपके कोणीय विस्थापन की बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम कोणीय विस्थापन की बात करें तो कितना हो जाता है यहाँ आपका 360 हो जाता है, क्योंकि कितना कोण बना रहा है, 360 बना रहा है। किंतु यहाँ हम केवल विस्थापन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ विस्थापन किसके बराबर हो जाएगा, जो भी इस वृत्त की क्या होगी, आपकी परिधि हो जाएगी। जैसे ये हो गया आपका वृत्त, जैसे कि ये है, यहाँ पे एक कण है, इसने आपका ऐसा गति करना प्रारंभ किया और हम केवल इसके विस्थापन की बात कर रहे हैं। कोणीय विस्थापन की बात करें तो 360 हो जाएगा, क्योंकि 360 कोण बना था। हम केवल यदि विस्थापन की बात करें तो इसने कितना विस्थापन तय किया, इसने उतना ही विस्थापन तय किया होगा जितनी की इसकी क्या होगी, परिधि होगी। ये क्या होती है, आपकी परिधि होती है, और इसने इस परिधि के बराबर क्या किया, आपका विस्थापन तय किया। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, आपकी 2πr होती है। कितनी होती है आपकी वृत्त की परिधि, 2πr होती है। तो इस कण ने या इस कण ने आपका कितना विस्थापन तय किया, इस वृत्त की परिधि के बराबर, और इस वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr होगी। तो आपका विस्थापन कितना हो जाएगा, आपका 2πr हो जाएगा, डिवाइड बाय समय। देखिए जो हम सभी जानते हैं इस कण को यहां से लेके यहां तक में यदि 2 सेकंड लगता है तो इस कण को भी 2 सेकंड लगेगा, इस कण को भी 2 सेकंड लगेगा। क्यों, क्योंकि जो आपका घूर्णी गति होती है उसमें जो आपका समय रहता है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। तो समय हम क्या मान लेते हैं, आपका t मान लेते हैं। समय क्या मान लेते हैं, आपका t मान लेते हैं। और जो आपका रेखीय वेग है उसे क्या मान लेते हैं, आपका स्मॉल v मान लेते हैं। अब आपका जो 2π/t होता है, जो आपका 2π/t होता है वो क्या होता है, आपका ओमेगा होता है। जो आपका 2π/t होता है
वो कितना होता है, ओमेगा होता है। अब कैसे होता है देखिए, हमने कुछ समय पहले क्या निकाले थे, कोणीय वेग बराबर क्या होता है आपका, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो आपका जो कोणीय विस्थापन होता है वो कितना होता है 2पाई, और जो समय लगा उसे हमने क्या मान लेते हैं आपका t मान लेते हैं। तो 2पाई/t की वैल्यू क्या होती है, कोणीय वेग को ओमेगा से प्रतिस्थापित करते हैं, अतः इस 2पाई/t के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका ओमेगा लिख सकते हैं। तो हमने ओमेगा लिख दिए इनटू क्या लिख दिए, हमने r लिख दिए। तो आपका जो v का फॉर्मूला आ गया घूर्णी गति के लिए, किसी कण के लिए v का मान फॉर्मूला कितना आ गया, ओमेगा इंटू r। अब यहाँ देखिए, यदि हम इस कण की बात करें तो इस कण का जो वेग है वो हम मान लेते हैं कितना है, आपका v1 है। इस कण का जो वेग है वो कितना मान लेते हैं, आपका v1 है। ओके, जो आपका है आपका v बराबर कितना होता है, आपका v बराबर होता है आपका ओमेगा इंटू r। तो इस कण का जो वेग है वो कितना मान लेते हैं, हम v1 मान लेते हैं। इस कण का जो वेग है वो कितना मान लेते हैं, हम v2 मान लेते हैं। और इस कण का जो रेखीय वेग है वो कितना मान लेते हैं, हम v3 मान लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, अब हम बात करेंगे कोणीय वेग की, कि इस कण का कोणीय वेग कितना होगा, इस कण का कोणीय वेग कितना होगा, इस कण का कोणीय वेग कितना होगा। हम सभी जानते हैं घूर्णी गति में जो आपका कोणीय वेग होता है वो सदैव क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। इसका जो कोणीय वेग होगा वही कोणीय वेग इसका भी होगा, और वही कोणीय वेग इसका भी होगा। तो जो इस कण का जो कोणीय वेग होगा वो भी ओमेगा ही होगा, इस कण का जो भी कोणीय वेग होगा वो भी ओमेगा ही होगा, इस कण का जो कोणीय वेग होगा वो भी कितना होगा, ओमेगा ही होगा। क्यों, क्योंकि घूर्णी गति में आपका ओमेगा अर्थात कोणीय वेग नियत होता है। किंतु यदि हम बात करें इस कण की त्रिज्या के बारे में तो वो कितनी है, r1। तो इस r के स्थान पे r1 लिख देंगे, क्या क्या होती है आपकी त्रिज्या। इस कण की त्रिज्या कितनी है आपकी, r2 है, यहां से यहां तक r2। और यदि हम बात करें इस कण की त्रिज्या कितनी है तो कितनी माने हमने, r3 माने। कितनी माने हमने, r3 माने हैं। अब बताइए r1 ज्यादा है, r2 ज्यादा है, r3 ज्यादा है। r1 इतना है, r2 इतना है, r3 इतना है। अर्थात आपका जो r3 है वो किससे ज्यादा है, r2 से भी ज्यादा है, और वो किससे ज्यादा है, r1 से भी क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ देखिए, यदि हम बात करें आपका ओमेगा क्या है, नियत है। आपका ओमेगा कैसा है, नियत है, अर्थात ओमेगा नियत है। और मैं आप सभी जानते हैं कि यदि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में यदि हम बात करें, जब भी आपका जैसे कि आपका कहीं लिखा है v बराबर kT, v बराबर kT लिखा है, जहां के क्या आपका नियतांक है। तो जब भी आपके जैसे कि कहीं लिखा है v अनुक्रमानुपाती t, तो इसका अर्थ क्या होगा कि v किसके अनुक्रमानुपाती, t के अनुक्रमानुपाती। और जैसे अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटाते हैं तो क्या जाता है, आपका एक नियतांक हो जाता है, और इस नियतांक को हमने k नाम दे दिए। यदि अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो बराबर आता है, और यदि हम बराबर को हटाए तो वापस क्या आ जाएगा, आपका अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखिए दो राशियां है और एक आपका नियतांक है। अब यदि हम इस बराबर और नियतांक को हटाए तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कि v अनुक्रमानुपाती r1। यहाँ भी आपका ओमेगा क्या है, नियतांक, क्योंकि सदैव नियत रहने वाला है। अब यदि हम इस नियतांक को हटाएंगे तो क्या यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका v2 अनुक्रमानुपाती r2। और यदि हम यहाँ से भी बात करें, ये ओमेगा नियतांक है, इसलिए यदि हम बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, v3 अनुक्रमानुपाती r3। अर्थात इस r1 का मान जितना ज्यादा होगा आपके रेखीय वेग का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। इस r2 का मान जितना ज्यादा होगा उस रेखीय वेग का मान भी उतना ज्यादा होगा। इस r2 का मान जितना कम होगा आपके रेखीय वेग का मान भी उतना ही कम होगा। इस r3 का मान जितना ज्यादा होगा आपका v3 का मान कैसा होगा, ज्यादा होगा। अर्थात यदि हम बात करें घूर्णी गति में, तो घूर्णी गति में जो वेग होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी की त्रिज्या ज्यादा है तो उसका रेखीय वेग भी ज्यादा होगा, यदि किसी की त्रिज्या कम है तो उसकी जो रेखीय वेग होगा वो भी कैसा होगा, कम होगा। यदि हम बात करें तो इस कण की त्रिज्या कैसी, इतनी है, इस कण की त्रिज्या इतनी है, इस कण की त्रिज्या इतनी है। तो सबसे ज्यादा यहाँ किस कण की त्रिज्या है, इस कण की त्रिज्या सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम इसकी है, फिर सबसे कम किसकी है, इसकी है। तो बताइए इस कण की त्रिज्या सबसे ज्यादा है तो इस कण का जो रेखीय वेग होगा वो भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या कैसी है, ज्यादा है। इस कण के यदि हम रेखीय वेग की बात करें तो इस कण का रेखीय वेग कैसा होगा, कम होगा। किससे कम होगा, इससे कम होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी इसकी त्रिज्या से कैसी कम है, तो इसका जो रेखीय वेग होगा वो किससे कम होगा, आपका
इससे कम होगा। और यदि हम इसकी बात करें तो इसकी त्रिज्या तो सबसे कम है इन सब से, तो इसकी जो रेखीय वेग होगा वो कैसा होगा, सबसे कम होगा। तो घूर्णी गति क्या क्या गुणधर्म होते हैं कि जो आपका कोणीय विस्थापन रहता है वो नियत रहता है, कोणीय वेग रहता है वो भी नियत रहता है, आवर्तकाल भी नियत रहता है। ओके, और चौथा जो गुणधर्म रहता है आपका रेखीय वेग रहता है, वो किस पर निर्भर करता है, आपकी जो कण की त्रिज्या पर क्या करता है, निर्भर करता है।